पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। मैंने आप लोगों को कल बताया था रेडिएशन किसे कहते हैं। रेडिएशन एक बहुत डेंजरस रेज होती हैं जो कि ना ही फील कर सकते हैं और ना ही किसी को फील हो सकता है, ठीक है। और आज पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें हम जान लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो ब्लैक बॉडी वो होती है ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ जो हैं, वेवलेंथ वाली रेडिएशन आकर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है और ना ही ये ट्रांसमिट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट ना ही ट्रांसमिट करती है और ना ही रिफ्लेक्ट करती है। इस प्रकार की बॉडी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, रेडिएशन नहीं कहते। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं? जब किसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए तो जो एब्जॉर्ब की रहती है रेडिएशन को, उसको ही इमिट करें, उसको ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब मैंने ब्लैक बॉडी की डिफिनीशन को अच्छी तरीके से लिख दिया है। कभी कभी पूछ देता है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है और ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं कि क्या होते हैं फिर से एक बार। ए ब्लैक बॉडी इज़ ए बॉडी, एक ब्लैक बॉडी वह बॉडी है विच इज़ एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को, ऑफ ऑल वेवलेंथ, सभी वेवलेंथ वाली जो उस पर इंसिडेंट मतलब गिरती हैं, जो ब्लैक बॉडी पे जो भी वेवलेंथ वाली रेडिएशन गिरती हैं उसे ही ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है। इट नाइदर रिफ्लेक्ट, ना ही ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, नॉर ट्रांसमिट, और ना ही ये ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। एनी रेडिएशन, किसी भी रेडिएशन को ना ही ये रिफ्लेक्ट कर सकता है ना ही ट्रांसमिट कर सकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में अब समझ लेते हैं। व्हेन ब्लैक बॉडी इज हीट इट इमिट्स रेडिएशन विच आर नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो वो जो है रेडिएशन को इमिट करता है, जो एब्जॉर्ब किया रहता है उसी को वो अब इमिट करता है। जब उसे गर्म किया जाता है तो उसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। नो एक्चुअल बॉडी इज़ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ब्लैक बॉडी हो वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये देखा गया कि लैंप की ब्लैक साइड जो होती है वो 99% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। इस आधार पर बताया गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ब्लैक बॉडी हो सकती है। और ब्लैक बॉडी जो होते हैं जैसे मैं एग्जांपल सन, स्टार्स, लावा और चारकोल्स, ठीक है। सन में जो है बहुत सारे रेडिएशन पाए जाते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ETC। तो देखते हैं आप लोग कि वो बस एब्जॉर्ब कर लेता है, हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो इमिट करता है तो वो कितना डेंजरस रेडिएशन होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। अब जान लेते हैं कि इसे क्यों लाया गया और किसने लाया, ठीक है। तो ये इसलिए लाया गया क्योंकि डिफरेंट जो वेवलेंथ थी उनके बीच में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, ये साइंटिस्ट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देने वाली चीज़ थी। तो इसको जो है स्टेफन ने दिया, ठीक है। स्टेफन ने क्या बताया कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है वो टोटल रेडिएंट एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके? 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के रूप में ये होती है, ठीक है। और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आप लोग जानते भी होंगे, E और जो है लैम्डा के बीच में बनता है ऐसे, कुछ ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इसको ही उन्होंने दिया था। अब मैंने स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी को अच्छी तरह से लिख दिया है, ठीक है। अब फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वी नो दैट ए ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। हम जानते हैं कि विभिन्न वेवलेंथ जो है, विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है ब्लैक बॉडी से इमिट होती हैं जब उन्हें हीट किया जाता है। तो
इट वॉज ए प्रॉब्लम टू साइंटिस्ट, यह साइंटिस्ट के लिए क्या खड़ी कर दे रही थी, प्रॉब्लम, दैट हाउ द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ के बीच में एनर्जी को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे रही थी साइंटिस्ट के सामने, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टीफन गेव, सबसे पहले स्टीफन ने दिया था दी फोर्थ पावर लॉ, कौन सा लॉ, फोर्थ पावर लॉ को स्टीफन ने सबसे पहले दिया था अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ। अब देख लेते हैं कि स्टीफन्स लॉ ने क्या दिया था। द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एनर्जी बाय ए ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के द्वारा जो है रेडिएंट एनर्जी ऑफ टोटल अमाउंट, मतलब कि रेडिएंट एनर्जी की कुल मात्रा जो है वेवलेंथ ड्यू टू ऑल वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि जो रेडिएंट एनर्जी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, वो भी फोर्थ पावर रहनी चाहिए। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी टू दी पावर 4, जो जहाँ पे टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को अब हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा जो कि E इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4 हो जाएगा। सिग्मा जो है ये स्टेफन कांस्टेंट है, ठीक है, स्टेफन कांस्टेंट है। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सिग्मा की वैल्यू होती है 567 इंटू 10 टू द पावर -8, ठीक है, यही होती है इसकी वैल्यू। इसके आगे जो है लूमर एंड प्रिंगेम्स ने ये बताया था कि एनर्जी और वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में ग्राफ को बताया था, ठीक है, विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर के बीच में इन 1899 में, ठीक है। तो अब जान लेते हैं इसको अच्छे से कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, विभिन्न प्रकार के वेवलेंथ के लिए, एंड द वेरियस टेम्परेचर, और विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कैसे। इसके लिए एक ग्राफ बनाया है, किसने, लूमर और प्रिगेम्स ने। वॉज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाई लूमर एंड प्रिगेम्स इन 1899। ए ग्राफ वॉज ड्रॉन बिटवीन द इंटेंसिटी ई लैम्डा एंड वेवलेंथ लैम्डा एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए इस प्रकार ग्राफ है जो कि ई लैम्डा के बीच में बना है, और ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा सा ठीक कर ले रही हूँ। देखिए ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में जो है विभिन्न टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर पर जो है इसको बताया गया है। ये जो सबसे ऊपर वाला है ये 1646 के है, और ये सेकंड जो है 1469 के है, और थर्ड जो है 1259 के है, और ये जो फोर्थ है 1095 के है, और सबसे जो लास्ट में है वो 904 के है, ठीक है, इस प्रकार का बताया था। और लैम्डा को माइक्रोन में लिया था, और 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसी के एक्सपेरिमेंट के आधार पर पेपर में ये पूछता है कि एक्सपेरिमेंट का जो है रिज़ल्ट क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसके बारे में पूछता है। तो मैं उसे अभी समझा दे रही हूँ, और पेपर में ये कभी कभी आता भी है। अब मैंने इसे अच्छे से लिख दिया है और मैं अब समझा रही हूँ। द इमिशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एट एनी टेम्परेचर इज़ कंपोज्ड ऑफ रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ्स, ठीक है। जब ब्लैक बॉडी से जब रेडिएशन निकलती हैं तो वो बहुत प्रकार की विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ से बनी रेडिएशन से मिलकर बनी होती हैं, वो रेडिएशन जो बाहर इमिट की जाती हैं, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जब हम किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रेडिएंट एनर्जी होगी, रेडिएंट एनर्जी जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। The black body radiation has different peaks of temperature at wavelength that are inversely proportional to temperature. This is called Wen's displacement law। जो अभी मैंने ग्राफ बनाया था ऐसे करके, उसी ग्राफ को बताया कि जो डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी पिक्स जो होती हैं रेडिएशन की, कितनी टेम्परेचर पे कितनी बड़ी पिक्स उसकी होती हैं। ठीक है, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी होता है टेम्परेचर के वेवलेंथ अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर होगा तो जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और उसे ही वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। यही फॉर्मूला होता है। थैंक्स।